हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी पीटी के लिए हम लोग घटना चक्र की बुक से कवर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सिलेबस जो हमारे सिलेबस में दे रखा है 15 टॉपिक, उनको टॉपिक वाइज। जो पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास, जिसमें कि 13 चैप्टर कवर करना है, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर आएंगे यहाँ से। तो हम लोगों ने अभी तक 13 चैप्टर में 8 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज का जो चैप्टर है वो 9वां चैप्टर है, सल्तनत काल। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के लिंक में जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट को, आप उसको जाकर जरूर कवर करें। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सल्तनत काल। मक्का। तो मक्का जो है वह सऊदी अरब में स्थित है और यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? मक्का में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे। हिजरी संवत का जो प्रारंभ हुआ है वो 622 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई 570 में ये जन्म हुए इनके, और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। फारसी ग्रंथ चचनामा, जिसमें से जो है अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो याद रखना है, अरबों द्वारा जो सिंध विजय की जानकारी मिलती है वह कौन सा ग्रंथ है? तो वह फारसी ग्रंथ है चचनामा। 999 से 1027 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी भारत पर जो है वो 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था, और उतबी ने किताब उल यामिनी अथवा तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। शाहनामा का लेखक कौन है? तो ये है फिरदौसी, और ये मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। कौन? फिरदौसी। फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? वो था अल-बरूनी। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि वह प्रथम मुसलमान कौन था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना के दोनों जो पार्श्व थे वह परास्त हुए प्रथम युद्ध में तराइन के। और जब तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ तो उसमें मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो याद रखना है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की जो है वो हार हुई थी। जबकि जब दूसरा तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी की विजय हुई, और इसी के साथ मोहम्मद गोरी ने जो है वो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। तो याद रखना है कि चंदावर का जो युद्ध हुआ है वह 1194 ईस्वी में। इस युद्ध में हुआ क्या? इसमें जो है जयचंद जो है वो पराजित हुआ और मोहम्मद गोरी जो है वो विजय हुई। और जयचंद कौन था? तो ये कन्नौज के गढ़वाल राजा थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो कलमा जो कि अरबी में खुदा हुआ था। तो जो मोहम्मद गोरी के जो सिक्के थे उन पर जो है एक और देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ क्या था? कलमा। 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल रहा 1206 ईस्वी से 10 ईस्वी तक।
ऐबक की जो राजधानी रही वह लाहौर थी और ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक ने केवल मलिक और सिपाह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों को दान देने वाला पुकारा गया। तो याद रखना, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि लाख बख्श से के नाम से कौन जाना जाता, तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पॉइंट है सल्तनत कालीन प्रमुख भवन। भवन का नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसके निर्माता जो थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक और यह स्थल जो है दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया जो कि दिल्ली में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह अजमेर में है और यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित किया गया था, निर्माण इन्होंने करवाया था। अतार किन का दरवाज़ा, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा और यह नागौर राजस्थान में है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, तो यह दिल्ली में है और यह इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। सीरी का किला, तो सीरी का किला जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण करवाया गया और यह दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा, तो अलाई का जो दरवाज़ा है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में ने। गयासुद्दीन मकबरा, यह निर्मित है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली में। आदिलाबाद का किला, ये मोहम्मद तुगलक के द्वारा, और जापनाह नगर ये मोहम्मद तुगलक के द्वारा, सभी की सभी दिल्ली में है। अदीना मस्जिद, तो यह जो है पांडुआ, कहाँ पर है, पांडुआ बंगाल में है और यह सिकंदर शाह के द्वारा निर्मित करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कोटला फिरोज शाह किलक, तो यह है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण करवाया गया था, दिल्ली में स्थित है। तो याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिलान कराने को दे देंगे, ठीक है, तो आपको मिलाना होगा, तो ये मिलान में भी पूछ लेते हैं काफ़ी। अटाला मस्जिद, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुके हैं सब, तो ये इब्राहिम शाह तुर्की के द्वारा ये जौनपुर में स्थित है। हिंडोला महल, ये मांडू में स्थित है और ये हुसैन शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। जहाज महल कहाँ है, तो यह मांडू में स्थित है और ये हुसैन शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। चांद मीनार, जो कि चार मीनार भी नाम से भी जानी जाती है और यह कुतुब शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था और यह हैदराबाद में स्थित है। विजय स्तंभ की बात की जाए तो यह राणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था और यह चित्तौड़ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई है वह चौगान की खेल पोलों की भांति का एक खेल है। तो चौगान को खेलते समय ये घोड़े से गिरने के दौरान इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी और उसे लाहौर में दफनाया गया है। तो याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो ये घोड़े से गिरने के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी और ये चौगान खेल के दौरान, ठीक है। दिल्ली का पहला सुल्तान जो कौन था, तो ये था इल्तुतमिश। खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किया यानी जीता और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। किसको? सुल्तान आजम इल्तुतमिश को। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका जो कि 175 ग्रेन और तांबे का जीतल, ये सभी जो है इल्तुतमिश ने आरंभ किए थे। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। तथा इनके सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की गई। मंगोल नेता कौन? चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जिनका कार्यकाल रहा 1236 से 40 ईस्वी तक। सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? तो सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। किसे? गयासुद्दीन बलबन या सुल्तान बलबन को। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायाबी ममलिकात का पद दिया गया। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो यह एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है।
रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये थे बलबन। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का जो प्रतिनिधि है वह किसे माना गया? तो ये नियामत ए खुदाई। उसके अनुसार यानी नियामत ए खुदाई के अनुसार क्या है कि मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर की बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो राजा क्या है? राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है राजा। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। बलबन ने सिजदा क्या है? यह भूमि पर लेटकर अभिवादन करना सिजदा है। और पाबोश क्या है? तो ये सुल्तान के चरणों को चूमना। तो बलबन ने सिजदा और पाबोश की रीतियां आरंभ की थीं। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार, कौन सा है ये फारसी त्यौहार? नवरोज, इसको जो है बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। तो याद रखना है फारसी त्यौहार जो नवरोज है यह मनाने की प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यह बलबन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय शानी की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित कराया। तो सिकंदर द्वितीय शानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी कौन थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना आरंभ किया था। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करने वाला जो पहला सुल्तान था वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम एवं चौधरी इनसे जो है लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने परंपरागत जो लगान अधिकारी होते थे जो लगान वसूलते थे उनसे जो अधिकार था वो उनका छीन लिया कि वो अब लगान नहीं वसूलेंगे। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। यानी जो भूमि कर होगा वह कितना होगा? 50% कर दिया था। तो याद रखना है कि उपज का जो 50% भूमि कर रहा है इसको किस नाम से भी जाना जाता है? यह है खराज। मान लो वर्ड पूछ ली खराज किससे संबंधित है, तो अलाउद्दीन खिलजी की कार्यकाल में ये उपज का 50% भूमि कर। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। यानी जो आजकल PDS चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जो राशन दुकान डीलर होते हैं, ठीक है, राशन डीलर, वही जो सिस्टम है। तो यह सिस्टम जो किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। कौन से? एक था घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था और दूसरा था चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक एवं गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
इब्न बतूता, तो इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। रहला, तो रहला जो था वह इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। किसकी? इब्न बतूता की। यह पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, यह जो कौन, इब्न बतूता जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325-51 के मध्य भारत आया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन का जो तुगलक का कार्यकाल रहा वो 1325 से 51 के मध्य, और इन्हीं के कार्यकाल में इब्न बतूता जो कि मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्रा था वह भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था भी करता था। दीवान ए खैरात किससे संबंधित था? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण किया गया, स्थापित किया गया विभाग था जो कि गरीब मुसलमान, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था करता था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। जैसे कि लोक निर्माण विभाग जो कि आजकल जो हमारा उत्तर प्रदेश का लोक निर्माण विभाग है, मंत्रालय वह किसके पास है? तो वो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया तथा 1200 बागों को लगवाया था। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। तो याद रखना है वह कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। ठीक है, जो कि अब अंबाला जिले में स्थित है टोपरा। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला जो भारतीय शासक था वह फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर जो आक्रमण किया 1398 ईस्वी में किया। किसके शासनकाल में? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का संस्थापक खिद्र खां था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। और आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य घटौली का युद्ध हुआ। याद रखना है ये घटौली का जो युद्ध है यह 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी परास्त हुआ था और महाराणा सांगा की विजय हुई थी। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी, यह जो है सिकंदर लोदी के समय में आरंभ किया गया था। सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई और सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। सिकंदर लोदी गुलरूखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात समाप्त कर दिया, यानी जो अनाज पर जो कर लगता था संपत्ति कर, उसको जो है समाप्त किया था। किसने? सुल्तान सिकंदर ने। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। तो जौनपुर की स्थापना ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है
मिलान में भी दे देते हैं, तो यह फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में? अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में। जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी का पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। तो जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बनाने वाला कौन था? तो वो था सरकी शासक, ये थे बहलोल लोदी। ठीक है, तो बहलोल लोदी जो है पुनः जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे फिरोज तुगलक। ठीक है, आगे चलते हैं। इब्राहिम शाह सरकी। तो इब्राहिम शाह सरकी का जो शासन रहा वह 1402 ईस्वी से 1440 ईस्वी तक। जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक जो था इब्राहिम शाह सरकी था। इब्राहिम शाह सरकी ने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हुआ। तो याद रखना है, भारत का सिराज नाम से जो जाना जाता है वो है जौनपुर। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आवेदीन के नाम से कश्मीर की सिंहासन पर बैठा। इनका जो शासनकाल रहा वो 1420 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक रहा। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी जो तुलना है वह मुग़ल बादशाह अकबर से की जाती है और उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसको? शाही खां जैन उल आवेदीन को। वुलर झील में जौनालंका जौनुक लेक द्वीप का निर्माण जैन उल आवेदीन ने ही करवाया था। बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य हैं, तो बहमनी राज्य से जो स्वतंत्र हुए राज्य हैं उनकी स्थापना, जो बरार राज्य है इसकी स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह, और ये राजवंशी जो हैं ये हैं इमाद शाही वंश। बीजापुर राज्य, तो बीजापुर राज्य जो है ये किस राजवंश का है? तो आदिल शाही वंश का, और इसकी संस्थापक यूसुफ आदिल शाह है। अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद, गोलकुंडा का संस्थापक कुली कुतुब शाह और बीदर का संस्थापक अमीर अली बरीद है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश एवं अरीवाड़ वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा, जिसका शासनकाल 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक रहा। हरिहर द्वितीय महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचना है अमुक्तमाल्यद, जो तेलुगु भाषा की 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट पॉइंट, बाबर ने अपनी आत्मकथा, नाम है क्या? बाबरनामा। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसमें कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। किसमें? बाबरनामा में। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है तुर्की भाषा में लिखी है, जिसमें कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है।
सन 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट है हम्पी के खंडहर, जो कि वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है। तो इसके खंडहर जो है विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसके खंडहर? हम्पी के खंडहर। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है और विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की तुलुव वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले प्रमुख शासक हैं। विभाग है दीवान ए मुस्तक राज, जो कि एक राजस्व विभाग है। इसकी संस्थापक जो शासक रहे वह अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत, जो कि बाजार नियंत्रण विभाग रहा, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दीवान ए अमीर कोही, जो कि एक कृषि विभाग है और यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी संस्थापक शासक रहे हैं। दीवान ए खैरात, तो दीवान ए खैरात जो कि एक दान विभाग रहा, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दीवान ए बंदगान, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख विभाग एवं उनकी कार्यविधियाँ। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज जो विभाग था वो क्या था? तो वह सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत जो था वो धार्मिक मुद्दों से संबंधित, जबकि दीवाने इंसा जो था वो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित और दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। अलाई दरवाज़ा, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ स्मारक दे रखे हैं और उनसे संबंधित शासक। दोहरा गुंबद, तो दोहरा गुंबद स्मारक है या सिकंदर लोदी से संबंधित है। और अष्टभुजीय जो मकबरा है यह उनकी से किस शासक से संबंधित है? शेर शाह। जबकि जहांगीरी महल जो है यह अकबर से संबंधित है और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है अमीर खुसरो के पूरा जो नाम है ये अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की जिले जो वर्तमान में कासगंज है, इस जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है। क्या कहा है? तूतीय हिंद। अमीर खुसरो की रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह, आशिका नूह, सिपीहर तथा तुगलकनामा प्रमुख हैं। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। जियाउद्दीन बरनी ने फारसी में तारीख़ ए फिरोज शाही की रचना की थी। किसने? जियाउद्दीन बरना ने। तो जियाउद्दीन बरनी ने जो है वो फारसी भाषा में रचना की थी। क्या है ये? तारीख़ ए फिरोज शाही। किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बरनी। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। तो मिलान करने को भी आता है। तबला या सितार अगर दिखेगा तो आपको मिलान करना है अमीर खुसरो। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर
संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। कबीर कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। शबद, साखी, योम रामायणी कबीर की प्रमुख रचनाएं हैं। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी की समय में की थी। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थीं। नामदेव ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थीं। सुप्रसिद्ध भक्त अथवा संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर की समकालीन थे। तो याद रखना है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर की। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तुकाराम का काल 1608 ईस्वी से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तुकाराम वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। तुकाराम किस संप्रदाय से संबंधित थे? वारकरी। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान की चिश्त में अबू इसहाक शामी और उनकी शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मशहूर गज शंकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा। निजामुद्दीन औलिया महमूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया के नाम से प्रसिद्ध थे। सुल्तान उल औलिया कौन? ये हैं संतों के राजा। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुईनुद्दीन कादिर जिलानी थे। कौन थे कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक? ये बगदाद के शेख मुईनुद्दीन कादिर जिलानी थे। नक्शबंदी सिलसिले, तो नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। तो कृष्ण को औलिया के रूप में किसने स्वीकार किया था? तो ये हैं सूफी संत शाह मोहम्मद गौस। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो ये है खानकाह। क्या? खानकाह। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? रस खान के द्वारा। बारहमाशा, तो बारहमाशा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में पद्मावत का हिंदी में साहित्य महत्वपूर्ण स्थान है। तो याद रखना है कि जायसी की जो रचना है पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, इन सब का जो है, या पद्मावत, इन सब का जो है हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला जो चैप्टर होगा आपका वो होगा मुग़ल साम्राज्य का। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका वह होगा मुग़ल साम्राज्य का। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।